रेखा, देखिए गुड न्यूज टुडे है, शुभ समाचार है, तो इससे बढ़िया शुभ समाचार और क्या हो सकता है। गणपति पधार रहे हैं और उनके स्वागत के लिए भक्तों की बेसब्री कमाल की देखने को मिल रही है। आज हम आपको लिए चलेंगे गणपति की 5 शुभ तस्वीरों की ओर। साथ ही हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि कैसे करें गणपति का पूजन और क्या है गणपति उत्सव का शुभ संयोग। देखिए, सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे लालबाग के राजा की वो पहली झलक, और जिसे देखने के लिए भक्त बहुत बेचैन नजर आ रहे हैं। मुंबई में 11 दिन चलने वाले उत्सव की शुरुआत हो रही है। माना यह जा रहा है कि इस बार लाल बाग के राजा की झलक दर्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। साथ ही साथ देखिए, आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि कैसे दूर से मन्नत को लेकर लाल बाग के राजा की शरण में पहुंचते हैं श्रद्धालु, और लाल बाग के राजा की क्या है वो कहानी जिसकी वजह से उन्हें मन्नत के गणपति के रूप में पूजा जाता है। देखिए, आपकी मुलाकात गणपति के ऐसे भक्त से भी हम कराने जा रहे हैं जिनकी आस्था का रंग बहुत अनूठा है। दिखाएंगे कैसे कला के जरिए दिल्ली के राजेश कुमार करते हैं गणपति की आराधना, और उनकी बनाई कलाकृतियों की रचना इन दिनों क्यों बहुत विशेष रूप पे देखी जा रही है और सभी इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। और आपको मेरठ में बांसुरी वाले गणपति की भी हम झलक दिखाएंगे, जिनको घर लाने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ लगी है। कितनी अनूठी है इन गणपति की झलक, ये भी आपको हम दिखाएंगे। दुर्गा पूजा से पहले हम आपको कोलकाता की उस गली में भी लिए चलेंगे जिसे गणपति की गली कहते हैं। कैसे कलाकार यहां पर दे रहे हैं बप्पा की मूर्ति को दिव्य स्वरूप, ये भी हम आपको बस कुछ ही देर में दिखाने वाले हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं बप्पा की एक अद्भुत झलक, जिसका इंतजार साल भर से था। लालबाग के राजा ने दर्शन दे दिए हैं और इसी के साथ भक्तों का इंतजार खत्म हो गया है। कैसी है गणपति का ये दिव्य रूप और इस बार क्यों खास है लालबाग के राजा की स्वरूप, चलिए आपको दिखाते हैं। अद्भुत, आकर्षक, आनंददायक लालबाग के राजा की शान है मुंबई की पहचान। लालबाग के राजा की पहली झलक। हर साल मुंबई पूरी आस्था और उल्लास के साथ अपने लाल बाग के राजा का स्वागत करती है। इस मौके पर लाखों की भीड़ गणपति के द्वार पर पहुंचती है, आशीर्वाद लेती है। पूरी धूमधाम से लाल बाग के राजा का गुणगान किया जाता है। इसकी एक छोटी सी तस्वीर लाल बाग के राजा की पहली झलक के दौरान देखने को मिली, जब पर्दा उठते ही हर ओर गणपति बप्पा मोरया का जय घोष गूंजने लगा। भक्ति, आस्था और विश्वास का संगम है मुंबई के लाल बाग के राजा। लाल बाग के राजा की शान ही निराली होती है। लाल वस्त्रों से सुसज्जित विशाल सिंहासन पर विराजमान लाल बाग के राजा की ये मनमोहक छवि जिसने भी देखी वो मंत्रमुग्ध हो गया। चांदी के मूषक के साथ बाप्पा का ये रूप आंखों को सुकून देने वाला है। दैवीय तेज से चमकता प्रभु का ललाट सच में गणपति के विघ्नहर्ता के रूप को साकार करता नजर आ रहा है। लालबाग के राजा के दरबार में सभी नतमस्तक हैं। हर साल मुंबई दिल खोलकर लालबाग का स्वागत करती है। लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। क्या अमीर और क्या गरीब, सभी लोग बाप्पा के दर पहुंचकर अपनी अपनी मुरादें मांगते हैं। यहाँ तक कि बाप्पा के स्वागत में पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ता है। ऐसा लगता है मानो लाल बाग के लिए पूरा देवलोक लाल बाग में उतर आया है। इस बार गणेश चतुर्थी को लेकर हर्षोल्लास कुछ ज्यादा है, और इसकी वजह है कि इस बार कोरोना का साया उत्सव पर नहीं है। बीते 2 साल में कोरोना के कारण गणेश उत्सव में वैसी रौनक देखने को नहीं मिली थी जैसी होती है। पिछले साल तो इतिहास में पहली बार हुआ जब लाल बाग के राजा के भक्तों को बाप्पा के ऑनलाइन दर्शन से ही संतुष्टि करनी पड़ी। कोरोना के चलते लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए लाल बाग राजा मंडल
बप्पा के सभी कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया था। लेकिन इस बार भक्तों में दोगुना उत्साह है। कोरोना के साए के बाहर एक बार फिर लालबाग के राजा अपने भक्तों के लिए नया रूप धारण कर उन्हें दर्शन देने के लिए तैयार हैं। चांदी के मूषक के साथ बापा का रूप भक्तों को नयन सुख दे रहा है। गणपति के स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भक्त जानते हैं कि इंतजार खत्म होने वाला है। गणपति आने वाले हैं। बाप्पा का जय घोष चारों दिशाओं में गूंजने वाला है। गजानन आएंगे, खुशियों की सौगात लाएंगे। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, तो कहते हैं कि लालबाग के राजा से मांगी हर मन्नत पूरी हो जाती है। 10 दिनों तक यहाँ बप्पा के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगती हैं। तमाम सेलिब्रिटीज यहाँ पर हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। क्या है लालबाग के राजा की कहानी और क्यों इनके दर्शन की बहुत अद्भुत माना जाता है, आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, लालबाग के राजा को मन्नत के गणपति भी कहा जाता है। कहते हैं कि लालबाग के राजा से मांगी जो हर मन्नत है वो पूरी हो जाती है। रेखा, इसके अलावा लालबाग के राजा की कहानी 1932 की एक घटना से जुड़ी हुई है। वैभव, 1932 में बप्पा से यहाँ के मछुआरों और दुकानदारों ने एक मन्नत मांगी थी और बप्पा ने दुकानदारों और मछुआरों की वो मन्नत पूरी कर दी और उन्हें उनका स्थायी बाजार मिल गया। बिल्कुल, ये एक पुरानी जो एक मान्यता है वो बताया आपको। तभी से देखिए 12 सितंबर 1934 से लालबाग के जो राजा हैं वो स्थापित किए जाने लगे और हर साल लालबाग के राजा को 20 से 25 करोड़ का चढ़ावा चढ़ता है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग इनको मानते हैं। 10 दिनों तक लालबाग के राजा के दर्शन के लिए भारी भीड़ यहां पर पहुंचती है और 10वें दिन गिरगांव चौपाटी में लालबाग की प्रतिमा विधि विधान के साथ विसर्जित कर दी जाती है। बिल्कुल, बहुत ही अद्भुत ये तस्वीरें होती हैं, जैसे कि हर बार आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं, मुंबई आप हो ना हो। देखिए, बात पंडित शैलेंद्र पांडे से जानने की कोशिश करते हैं कि कल यानी बुधवार को वो कौन सा शुभ मुहूर्त पड़ने वाला है जब हम अपने घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। पूजन और विधि की क्या विधि होना चाहिए, तमाम क्या व्यवस्था होनी चाहिए, विघ्नहर्ता प्रसन्न कैसे होंगे। देखिए, गणेश चतुर्थी का जो संयोग है वो अपने आप में ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हम गणेश चतुर्थी कहते हैं और ये अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। बुधवार का दिन इसके साथ जो मिल रहा है उसकी वजह से लगभग 10 वर्षों के बाद, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो नक्षत्र है उसके हिसाब से काफी सालों के बाद एक शुभ संयोग बना हुआ है। तो गणेश चतुर्थी अपने आप में एक शुभ संयोग है और बुधवार के दिन चतुर्थी पड़ने की वजह से इसकी महिमा और भी ज्यादा हो गई है। गणपति भगवान की स्थापना जो है आप दोपहर के समय में करेंगे। दोपहर के समय में भगवान गणेश की पूजा की जाती है तो एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछा करके भगवान गणेश की मूर्ति रखेंगे। मूर्ति जो है वो पीले रंग की हो या लाल रंग की हो तो सर्वोत्तम होगा। और दोपहर के समय में, मध्य दोपहर के समय में पूजा करेंगे। वैसे तो अभिजीत मुहूर्त में पूजा की जाती है लेकिन बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं होता। फिर भी हम कहेंगे कि दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में आप उनकी स्थापना करिए। उनके सामने दीपक जलाइए। आप चाहें तो कलश भी स्थापित कर सकते हैं। भगवान गणेश को दूर्वा, मोदक आदि चढ़ाइए और उनके मंत्रों का जप करिए या गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। भगवान गणेश को मुख्यतः उनकी मूर्ति को स्थापित किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी तिथि को मूर्ति स्थापित होती है और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को, जिसको अनंत चतुर्दशी कहते हैं, उस दिन मूर्ति का विसर्जन होता है। तो लगभग पूरे 9 दिन तक मूर्ति स्थापित होती है और 10वें दिन उनका विसर्जन, उनकी मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। बहुत सारे लोग एक दिन के लिए मूर्ति स्थापित करते हैं,
3 दिन के लिए मूर्ति स्थापित करते हैं या 5 दिन के लिए मूर्ति स्थापित करते हैं। तो जैसी भी आपकी सुविधा हो, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो, जरूरत हो, आप 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए भी मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। लेकिन सर्वोत्तम परिणाम अगर पाना चाहते हैं तो चतुर्थी तिथि से लेकर के और त्रयोदशी तक मूर्ति को स्थापित रखिए। चतुर्दशी पर इस मूर्ति को जल में प्रवाहित कर दीजिए, तब जाकर के गणेश महोत्सव का पर्व और गणेश चतुर्थी का ये अवसर आपका संपन्न होगा। बिजनौर में एक महिला को इंसाफ दिलाने के लिए बुलडोजर की मदद ली गई है। एक घरेलू विवाद में महिला को उसके ससुराल वाले घर में एंट्री देने से इनकार कर चुके थे। बावजूद इसके कि हाईकोर्ट भी महिला के पक्ष में आदेश सुना चुका था, अंत में बुलडोजर की मदद से महिला को उसका हक मिला। कानून का पालन आप करें। आप बिना वजह आप बोलिए, इसको नहीं बोलते तो हमें मान्य न्यायालय के आदेश का पालन होना है। मोहल्ले की गली, पुलिस की टुकड़ी, बगल में खड़ा बुलडोजर और माइक पर रह रहकर गूंजती साहब की आवाज। ये नजारा काफी दिलचस्प है, जिसमें एक अहम किरदार हाईकोर्ट भी है। जिस बुलडोजर की आपने घर ढहाने की तस्वीरें देखी हैं, अब वो घर बसाने के लिए भी खड़ा होने लगा है। कोई फायदा नहीं, हमें खोल दीजिएगा। अम्मा, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, माननीय सुन लो मेरी बात, उच्च न्यायालय का आदेश। बिजनौर में खड़ा ये बुलडोजर बहू के लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित हुआ है। ससुराल वालों के विरोध को अपनी धमक से गायब कर दिया। जिन पुलिसकर्मियों की गुहार और मनोहार का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था, बुलडोजर आते ही कहर की आशंका से ससुराल वाले सीधे रास्ते पर आ गए। विगत में भी प्रयास हुआ था उसको ससुराल वाले घर में अंदर कराने का, लेकिन उसका ससुराली जन जो थे वो विरोध कर रहे थे। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उसको प्रवेश कराना ही था, इसीलिए वहां पर पुलिस बल लगाया गया था। कोर्ट के आदेश और पुलिस की तामीली के बावजूद ससुराल वाले टस से मस नहीं हुए। नतीजा एक बार फिर नूतन के पिता हाई कोर्ट में गुहार लगाने पहुंच गए। इस बार कोर्ट ने पहले से भी ज्यादा पुलिस को सख्ती के साथ ससुराल में एंट्री दिलाने के निर्देश दे दिए। आदेश को तामील करने पुलिस का अमला पहुंचा, जिसमें महिला और पुरुष दोनों अधिकारी रहे। लेकिन यहाँ एक बार फिर ससुराल वालों ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। दरवाजा खोलने से इनकार करते रहे। मनाते समझाते 2 घंटे बीत गए। आखिरकार पुलिस को भी समझने में देर नहीं लगी कि मामला इतना सीधा नहीं है। यहाँ भय बिनु हुई न प्रीत की युक्ति लगानी पड़ेगी। फिर क्या था, पुलिस ने सीधे बुलडोजर बुला लिया। बहू की एंट्री तो हो गई, लेकिन बेटी के साथ जो बीता उसने पिता को आहत किया है। कुछ समय तो लड़की को सही रखा, उसके बाद उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और दहेज में अतिरिक्त दहेज में 5 लाख रुपए बोलेरो गाड़ी की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने के कारण जो है मारपीट कर घर से निकाल दिया। तब मैंने माननीय न्यायालय में घरेलू हिंसा के तहत एक बात दायर किया, जिसमें माननीय न्यायालय ने उसको वैवाहिक घर में रहने के लिए आदेश पारित किया। उसके बाद 1 घंटे तक इन्होंने आदेश का पालन होने में अड़चन पैदा करते रहे। तब एसओ महोदय को मजबूरी में जेसीबी मशीन मंगानी पड़ी। बिटिया का घर तो बड़े अरबानों से पिता ने बसाया था, लेकिन लालच घर तोड़ने पर आमादा हो गया। रिश्तों में खुशियों की बुनियाद हिलकर रह गई। कानून के खौफ और जोर जबरदस्ती से अगर ससुराल वाले भी सबक सीख जाते हैं, तो फिर लालच को कोई और ठिकाना तलाशना पड़ेगा। इससे इनकार नहीं। बिजनौर से संजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता इस देश में, इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो कानून से ऊपर, और कानून सबसे बड़ा होता है। इसलिए इस बात को याद रखना चाहिए कि आप कानून से ऊपर नहीं, संविधान से ऊपर नहीं, उसी प्रकार से प्रक्रियाएं होती हैं तमाम। देखिए, कुछ और खबरों की बात होगी। रील्स बनाना, ब्लॉगिंग करना सिर्फ हुनर नहीं रह गया, बल्कि अच्छी कमाई का स्रोत भी बन चुका है। इसलिए इससे लाखों की कमाई होती है। लोगों को खूब ये आकर्षित कर रहा है इन दिनों, खासकर युवा पीढ़ी को। रायपुर में ऐसा ही गांव है जहां तकरीबन हर घर में एक यूट्यूबर है। आपको दिखाते हैं इस गांव की पूरी झलक, देखिए।
देखिए, आपने भी देखा होगा रेखा, काफी लंबे वक्त से आप भी देख रही हैं कि कैसे एक एक करके बहुत क्रेज बढ़ रहा है युवाओं का। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ एक दो ऐप्स नहीं है बल्कि कई ऐप्स ऐसी हैं जो कि इस वक्त पैसा दे रही है रील्स बनाने के लिए या ब्लॉगिंग करने के लिए, लेकिन इसको पैशन बनाया है इस गांव के लोगों ने, जिसकी कहानी अब हम दिखाने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। तुलसी नेवरा छत्तीसगढ़ के रायपुर में पड़ने वाले इस गांव में ऐसे सीन्स रोज देखने को मिलते हैं। गांव के किसी भी कोने में आपको ऐसे ही कैमरा, उसे ऑपरेट करने वाला कैमरामैन और कैमरे के आगे भाव भंगिमाएं बदलते कलाकार मिल जाएंगे। इस गांव ने अपनी कुछ ऐसी पहचान बनाई है कि यहाँ घर में आपको एक यूट्यूबर मिल जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इस गांव में रहने वाले युवाओं ने अपने रोजगार तक से तौबा कर ली है। यानी पहले वीडियो या रील्स शौकिया बनाए जाते थे, लेकिन अब ये प्राइमरी बिजनेस बन चुका है। दिलचस्प बात यह भी है कि वीडियो या रील बनाने वालों की गिनती में बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सब हैं। इन लोगों ने बाकायदा एक ग्रुप भी बना लिया है, जिसका नाम बीइंग छत्तीसगढ़िया रखा है। गांव के युवा पढ़े लिखे हैं, कभी पेट पालने के लिए नौकरी करते रहे, लेकिन YouTube के दस्तक के साथ जिंदगी बदलने में जुट गए। नतीजा, अब अपनी मर्जी का कमा रहे हैं और खुद को बेहतर बना रहे हैं। हम लोग 2011 जो मेरे को फाउंडर हैं बीइंग छत्तीसगढ़िया में, वो 2011 से यूट्यूब देख रहे हैं और मैं 2015 से यूट्यूब देख रहा हूँ। तो हम लोग देखे कि बहुत सारे चैनल्स हैं जो यूट्यूब में क्रिएटिव फील्ड कर रहे हैं, और हम लोग ज्ञानन में एक दूसरे को 2007 से एक दूसरे को जानते हैं। तो बचपन से दोस्ती हैं, तो हम दोनों एक दूसरे से बचपन में बातें किया करते थे कि हमको क्या करना है इन लाइफ। सो हमने फिर सोचा कि यार हमारी क्रिएटिव फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है, सो हमने भी यूट्यूब स्टार्ट किया। अच्छी नौकरी छोड़कर गांव के युवा वीडियो बनाने में लगे हैं। हैरानी वाली बात यह है कि किसी ने कोई प्रोफेशनल एक्टिंग नहीं सीखी, लेकिन करते सब हैं। वीडियो से होने वाली कमाई ने इनके हौसलों को पंख लगा दिए हैं। शुरू में हम लोग 2 लोग मिलकर चैनल चालू किए थे, तो एक्टर्स हम लोग के लिए कम पड़ते थे। अब लगा कि 2 लोग एक्ट कितना करेंगे, थोड़ा बड़ा कुछ स्टोरी लिखते हैं, क्योंकि दिमाग चलता था। तो धीरे धीरे हम लोग गांव के अपने फ्रेंड्स लोग को बोले कि यार थोड़ा एक्ट कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। सबको इंटरेस्ट था, तो सब बिल्कुल आए। सब अपना अपना काम करते हैं और सबका अपना रोजी रोजगार का साधन है, और पार्ट टाइम वो बिल्कुल समय निकाल के जिस दिन भी रहता है तो वीडियो के लिए पहुंच जाते हैं। गांव की लड़कियां भी रील्स और वीडियो बनाने में जुटी हैं और अपने हुनर को आजमा कर न केवल नई पहचान बना रही हैं, बल्कि घर बैठे ठीक ठाक पैसे कमा रही हैं। ज़्यादातर मोस्टली देखेंगे तो लड़कियों को, महिलाओं को घर से निकलने का परमिशन नहीं दिया जाता है ना, लेकिन ये अपना जो YouTube चैनल है, इसके थ्रू हमने बहुत सारी ऐसी इनको मतलब जानकारियाँ दी हैं कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं, और यही है मतलब एक संदेश मिल रहा है जिससे सब अब घर से निकलने लगी है, महिलाएं, लड़कियां। गांव के लोग जागरूक हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि तुलसी नेवरा गांव दूसरे गांव की तरह नहीं दिखता। गांव के मुकाबले सफाई की स्थिति यहां बेहतर नजर आती है, फिर चाहे वो वीडियो बनाने की वजह से हो या फिर वीडियो में गांव को साफ दिखाने की जरूरत। फायदा दोनों सूरत में गांव के लोगों का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं एक खास पिक्चर गैलरी में। यहाँ गीता प्रेस की ये पिक्चर गैलरी है। गीता प्रेस अब तक 73 करोड़ धार्मिक पुस्तकें छाप चुकी है और बदलते वक्त के साथ कदमताल करते हुए गीता प्रेस ने सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों को आर्ट पेपर में और ज्यादा तस्वीरों के साथ छापने की पहल की है। रामचरितमानस से इसकी शुरुआत की गई और जल्द ही आर्ट पेपर पर सचित्र दुर्गा सप्तशती भी लोगों के सामने आने वाली है। ये वो जगह है जिसने आपके जहन में भगवान राम और कृष्ण के जीवन के हर पल को जीवंत किया है।
धार्मिक किताबों के पन्नों पर तमाम हिंदू देवी देवताओं की शास्त्र सम्मत छवि सबसे पहले यहीं उकेरी गई और अब पाठकों की मांग पर नई तकनीक के जरिए पुराने चित्रों में नए रंग भरकर धार्मिक ग्रंथों को और आकर्षक बनाने की पहल की जा रही है। अब इन नई आधुनिक ऑफसेट मशीन के जरिए रामचरितमानस को आर्ट पेपर पर छापा जा रहा है ताकि आज की युवा पीढ़ी अपने सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी रहे। रामचरितमानस की मांग ज्यादा होने लगी कि हमको रामचरितमानस एक ऐसा चाहिए जिसमें भगवान के लीला के चित्र बहुत सारे हों। तो लीला के चित्र अगर हमको देने हैं तो ये निश्चित रूप से हमको चित्र देने के लिए आर्ट पेपर चाहिए, आर्ट पेपर पर हमको छापना है। तो उसको आर्ट पेपर पर छापा गया, 300 से अधिक उसमें चित्र दिए गए और उसके जो दोहा चौपाई वगैरह के रंग हैं उसको अलग कर दिया गया ताकि लोग ये उसको आसानी से पढ़ सकें और उसका उच्चारण कर सकें। इसकी 3000 प्रतियां हम लोगों ने छापी थी। पहली प्रति इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विमोचन किया था, पहली प्रति इसकी महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दी गई। युवा पीढ़ी के लिए ये बदलाव अहम है। आर्ट पेपर में किताबें छापकर भले ही गीता प्रेस ने नई टेक्नोलॉजी से नए जमाने के साथ चलने की पहल की हो, पर इसमें भी उन सभी परंपराओं का पालन किया जा रहा है जो गीता प्रेस की किताबों की विशेषता रही है। जैसे यहाँ अक्षर छपने के बाद उन पृष्ठों को उसके बाइंडिंग और बाजार पहुंचाने तक कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाता। गीता प्रेस अपने आप में आध्यात्मिकता की धरोहर है और संतों ने इसके लिए बड़ा तप किया है। हमारे संस्थापकों ने अपना जीवन लगाया है और पीढ़ियों ने अपना जीवन लगाया है। आज संस्था जिस रूप में लोगों के सामने है, ये बहुत सारे लोगों की सम्मिलित प्रयास का परिणाम है। इन खूबसूरत तस्वीरों को सही रंग और सटीक हाव भाव के साथ छापने के लिए फिलहाल नई मशीनें काम कर रही हैं, लेकिन कभी इसी लीला चित्र मंदिर में इन तस्वीरों को गीता प्रेस के प्रमुख ट्रस्टी रहे हनुमान प्रसाद पोद्दार ने जगन्नाथ भगवान और बीके मित्रा जैसे गुणी और अनुभवी चित्रकारों से बनवाए थे। देवी देवताओं के जितने चित्र देखते हैं वो चित्र इसी चित्र लीला मंदिर से लिए गए हैं, पर ये चित्र सिर्फ गीता प्रेस की छापी हुई किताबों पर ही नहीं है, ये असंख्य जनमानस के मन मस्तिष्क पर भी है। अब गीता प्रेस ने नए जमाने के साथ कदमताल करते हुए नई टेक्नोलॉजी के जरिए इन चित्रों को आर्ट पेपर पर छापने की पहल की है, जिससे युवा पीढ़ी इन पात्रों को ज्यादा आत्मीयता से देख और महसूस कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए गोरखपुर से शिल्पी सेन। और बात जंगल की कर लेते हैं, जहां कहीं नन्हे हाथियों की मस्ती चल रही है तो कहीं बाढ़ बेजुबानों की मुसीबतों को और बढ़ा रही है। आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए नीलगिरी से है, जहां बाढ़ में फंसे एक नन्हे हाथी को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। दरअसल पानी के तेज बहाव की वजह से ये बेबी एलिफेंट अपने झुंड से बिछड़ गया और बाढ़ में फंस गया। वन विभाग को जैसे ही इस बात की सूचना मिली तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और इसकी जान बचाई गई। दूसरी तस्वीर देखिए, पन्ना में सैर करते नजर आ रहे हैं हाथी, और जो पन्ना में सबके बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, पन्ना टाइगर रिजर्व में इस बेबी एलिफेंट को इन दिनों जंगल के नियम से जूझने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दरअसल पन्ना टाइगर रिजर्व के हाथी हर दिन लाइव लश्कर के साथ पूरे रिजर्व पार्क का मुआयना करने के लिए निकलते हैं और उन्हीं के साथ ये बेबी एलिफेंट जंगल में देखने को मिलता है।